नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडेंट्स व्यू की टीम पहुंच चुकी है अजमेर आरपीएससी भवन। इससे पहले भी आपने बहुत सारे आरएस के इंटरव्यूज भी देखे। आज हमारे साथ विजय थालोर जी है। पहले भी मैंने यूपीएससी का इनका इंटरव्यू था, उसमें भी अपने चैनल पे डालने की कोशिश की। बहुत अच्छे से इन्होंने यूपीएससी की जर्नी को भी एक्सप्लेन किया और प्रीलिम्स का भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ इनका। इनकी स्ट्रेटजी बहुत लोगों ने देखी और आज मैं इनकी स्पेशली वीडियो बनाने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। और पिछले कई टाइम से ये आरएस के एस्पिरेंट के साथ मदद कर रहे हैं, उनकी बुक लिस्ट सब चीजें इनके साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज का इंटरव्यू के बारे में सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कैसा गया इंटरव्यू, किस टाइप की क्वेश्चन पूछे गए। और इस बार भी इनका प्रीलिम्स क्रैक किया है, कई टाइम से इन्होंने आरएस के मेंस लिखे हैं, यूपीएससी की मेंस लिखे हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि सर को अगले वाली वीडियो में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्ते, कैसा हुआ इंटरव्यू? मेरे हिसाब से तो एवरेज ही था। हाँ। सर सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम विजय थालोड़ है और आप तो जानते ही हैं मैंने यूपीसी का भी इंटरव्यू दिया है, आरएस का इंटरव्यू इस बार मैं आज दिया ही है। और पिछले काफ़ी टाइम से मैं खुद एस्पिरेंट ही हूँ और अभी भी क्या पता कब तक रहना पड़ेगा। तो सर आज बात करते हैं, जब सुबह से अपन साथ में ही आए जयपुर से लेकर, अगर जैसे आप जब इंटरव्यू हुए तब कैसा फीलिंग थी और अभी वापस आए नर्वसनेस थी, उसको कैसे आपने हटाया और अब आखिरकार कैमरे से फेस कर रहे हो? नर्वस तो खैर था ही थोड़ा, लेकिन आज इतना नहीं था जितना यूपीसी के इंटरव्यू में था। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हम बात करते हैं, बस एक उस एग्जाम के प्रेशर की वजह से हम थोड़ा सा उस इंटरव्यू से लेते हैं कि अरे यार, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अगर क्योंकि फाइनल रिजल्ट इसके बाद आने वाला है। तो वो मेरे अंदर भी था, मेरे दिमाग में भी था, बट किसी न किसी के साथ की वजह से आज मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि देखा जाएगा जो होगा वो, क्योंकि बाकी देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रहता है। पर नर्वसनेस को लेके आज मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। ओके। सर स्टार्टिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे? जब आप हॉल में एंटर किए तब आपसे क्या पूछे क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन को लेकर हुए या फिर और भी? अभी हमने बात की और भी वो बता रहे थे, सीधे पूछ लिया कि कैसे क्या तैयारी की, इतना टाइम क्या किया, तो आपने कैसे पूछा गया? एक्चुअली मेरा बोर्ड संगीता आर्य मैम का बोर्ड था, तो उसमें वो रूम थोड़ा बड़ा है, एक गैलरी सी आती है। गैलरी के बाद आपको जो ही आप मुड़ते हैं वो सामने बैठे होते हैं। तो मैंने जाते ही उनको नमस्कार किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैंने थैंक यू बोला, वो तो जो नॉर्मल शिष्टाचार वाली बात है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है, एकेडमिक्स है, उसके बारे में पूछा, जैसे 10वीं कब की, कहाँ से की, 12वीं कब की, कहाँ से की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल जो मैंने की है उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया इंस्टीट्यूट समेत। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है? मैंने कहा जी। फिर बाद में कि ला नीना और अल नीनो के बारे में क्या फ़र्क होता है, एक सिंपल सा सवाल था जो मैंने ज्योग्राफी के टर्म्स में बता दिया। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा हिंदी के ऊपर भी उन्होंने सवाल पूछे मुझसे कि भाई 1960 के दौर में कौन से लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य में। फिर उन्होंने एक नाटक का नाम लिया जिसका नाम जिसने लिखा मुझे नाम याद नहीं आया। उसके अलावा उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ पूछी मुझसे, जैसे कि हॉबी क्या है, उसके अलावा मेरी 2 वीकनेस और 2 पॉजिटिवनेस क्या है। तो मैंने कहा कि सर मैम पहले पॉजिटिव बतानी है कि नेगेटिव बतानी है? तो उन्होंने कहा जहाँ आपकी मर्जी। तो मैंने कहा मैम पॉजिटिव बता देता हूँ। ऐसे करके थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा चीज़ों को उनको दिखा रहा था कि ठीक है कि मैं भी ठीक हूँ। हाँ, शुरू में उन्होंने कहा था कि जब मैं जल्दी जल्दी बताने लग गया अपनी एजुकेशन के बारे में, तो बोला कि अरे आराम से। तो एक ये चीज़ थी। फिर उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने, क्या आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है? जी मैम। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एनपीए वगैरह क्या होता है। फिर एक करंट का एक इंटरनेशनल इवेंट में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मुझसे पूछी थी, पंच 5, जो कि मैंने फॉर्चुनेटली आज सुबह ही पढ़ी थी, ठीक है। मैं लेकिन फिर भी एक नाम मैं उसमें मिस कर गया था, 5-4 के नाम मैंने बता दिए थे। फिर उन्होंने मेंबर 1 को पास ऑन किया। उन्होंने मुझसे सवाल जो पूछे वो मोस्टली इकोनॉमिक्स से थे, जैसे स्टैगफ्लेशन वर्सेज इन्फ्लेशन, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का नाम लेकर उन्होंने पूछा। उन्होंने एनपीए का जो मैम ने सवाल छोड़ा था उसी को आगे कैरी ऑन करते हुए कि भाई इसकी रिकवरी कैसे होती है वो पूछा। फिर उसके बाद मेंबर 3 ने थोड़े से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि थोड़ा मुझे क्लियर नहीं था। उन्होंने एक तो इनर जो ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान का उसके बारे में पूछा। उन्होंने फिर एग्जाम्पल पूछे, तो एग्जाम्पल में इतने नहीं बता पाया जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे संधि के बारे में पूछा कि संधि विच्छेद कितने प्रकार की होती है। तो मैं डायरेक्ट टाइप बताने लग गया, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया तो मैंने अपना आंसर चेंज किया एक्चुअली वहाँ पे। तो कि सर एक्चुअली इसमें 3 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जबकि मैं पहले गुण संधि इन पे चला गया था डायरेक्ट, है ना। तो फिर उसके बाद में उन्होंने उपसर्ग के बारे में पूछा, उपसर्ग क्या होता है? मैंने कहा कि ऐसा कुछ शुरू में लगा दिया जाता है कोई लेटर, जिसकी वजह से शब्द का अर्थ बदल जाता है। और उन्होंने मुझसे
रिवर के बारे में पूछा था कि जैसे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसके ऊपर कौन कौन से बांध है, मैं वो नहीं बता पाया एक बांध के अलावा। और फिर बाद में मेंबर 4 जो थी वो एक लेडी थी, काफ़ी मतलब कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल लग रही थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बोर्नियो में क्या सिमिलरिटी है, जो कि मुझे नहीं पता थी। मैंने सॉरी बोला और फिर बाद में उन्होंने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा मैम माफ़ कीजिएगा, फिर कि जियोग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से क्या मैम, मैंने पूछा तो बोला कि हाँ, तो भी मैं नहीं बता पाया। बोला कि ये किसका पार्ट था इतने टाइम पहले। तो मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हो सकता है मैम, क्योंकि वहीं से टूट के अलग हुए हैं। फिर बाद में कि और ज्योग्राफिक में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कहा मैम अभी इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को वहाँ पर शिफ्ट किया है। फिर कि क्या सिर्फ इंडोनेशिया उस पर, मैंने कहा नहीं मैम 3 कंट्रीज हैं, मलेशिया और ब्रुनेई। कि अच्छा, मैंने कहा तो फिर उन्होंने बोला कि सुंडा लैंड से जोड़ के आप इसे देख सकते हो, मैं आपको आगे फ्यूचर के लिए बता रही हूँ। मैंने कहा ओके थैंक यू मैम, मैं जरूर देखूंगा। फिर उन्होंने आगे पूछने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो कुल मिला के मतलब कि यही है कि फिर बाद में मैम को उन्होंने वापस बोला, मैम ने कहा कि ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म। मैं उनको धन्यवाद बोल के नमस्कार करके वापस आ गया। कुल 20 मिनट इंटरव्यू चला, मेरे हिसाब से एवरेज सा इंटरव्यू था। काफी खूब मैंने भर के भाई सब जम के सॉरी टिकाई है वहाँ पे, है ना। अच्छा, बात करते हैं सर, इस स्टेज तक पहुंचना, यूपीएससी के इंटरव्यू बात करें, आरएस के इंटरव्यू की बात करें, बहुत मुश्किल का होता है। और एक नॉर्मल पृष्ठभूमि से आना और इतने बड़े प्रशासनिक सेवा की इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने साल का संघर्ष देखा आपने? क्या मानते हैं कि कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो और आखिरकार सफलता नहीं मिल पा रही है? यार मेरा तो संघर्ष ही चल रहा है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा। लोग 1-1 साल में 2-2 साल में निकाल देते हैं, और मैं तो अब तो ऐसे लोगों में भी जानता हूँ कि जो 1-1 साल में ऐसी फोड़ेंगे आरएस में रैंक, देखोगे आप लोग। तो वो फर्क है यार। अब हमारा जो मुझे लगता है टेम्परामेंट मान लो, चाहे इंटेलिजेंस मान लो, उस लेवल का नहीं है, या फिर हमने इतनी मेहनत नहीं की। अब वो एक नेचर होता है अपना अपना। बिल्कुल, हम में शायद उस जुनून की कमी रही। तो जुनून थोड़ा सा अगर आप अच्छे से रखते हैं, चीज़ों को ठीक से मैनेज जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है, एकेडमिक होती है, प्रोफेशनल होती है। तो संघर्ष को टाइम से नहीं देखा जाना चाहिए, आपने संघर्ष को किस हिसाब से और कितना भयंकर तरीके से झेला है उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए। अगर जितने ज्यादा संघर्ष होगा, जितनी ज्यादा लंबी जर्नी होगी, तो यूं समझ लो कि सफलता भी आपकी उतनी बड़ी होगी। वो लोग इस चीज से चूक जाते हैं जो एक बार में सफल हो जाते हैं, तो वो संघर्ष को शायद कभी समझ ही नहीं पाते, है ना। तो और अल्टीमेटली अगर कोई लगा रहता है ना, तो मैंने तो ज्यादातर लोगों को ऐसा ही देखा कि लास्ट में वो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट में यूपीसी में फोड़ते हैं। और ये थोड़ा सा आरएस का तो सीन ऐसा है कि थोड़ा एक ही वैकेंसी 3-3 साल के साइकिल से आती है, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे हो जाता है, डाइसी हो जाता है मामला। तो बाकी मैं निराश नहीं हूँ सर, मेरी जर्नी जाना ठीक है, जर्नी जो है अच्छी रही है, और काफी चीजें सीखी मैंने, काफी लोग पाए, काफी लोग खोए, ये सारी चीजें। बिल्कुल। तो सर बात करते हैं कि आप आरएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स आपसे इमोशनली कनेक्ट भी है, और वो आपसे सुनना चाहेंगे कि आरएस की प्रिपरेशन के दौरान की कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मैं पर्सनली जानता हूँ स्टूडेंट्स जो आपकी तारीफ करते हैं कि सर से इंटरव्यू लो, पर्सनल स्ट्रेटजी जानो, बुक लिस्ट, सारी चीजें बताओ, इनके कैसा है क्या सर। तो सर बताइए। तो मैं तो यही कहूंगा, पहले जो एग्जाम दे रहे हैं उसको जान लो, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, और ये इतना डिकोड करना आसान ही है यार, क्या क्या चीजें हैं। अब कोई कुछ भी कह रहा है तो देखो, कोई आपको गाइड कर रहा है ना, उसके अपने अपने मोटिव होते हैं। जैसे मैं भी अगर किसी को गाइड कर रहा हूँ तो मेरे मोटिव हो सकता है कुछ मॉनेटरी मोटिव हो सकता है कि कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन ही इसी में मिलता हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सीखा है कि जो लोगों को जानना चाहिए। तो मेरे लिए इसमें जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो सबसे नीचे आता है। तो और जनरली जो मार्केट में जो चीजें चल रही होती है ना, वो मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा ड्राइव होती है। तो उसमें स्टूडेंटों को ये जानना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी हाइप बनाई जाती है। बिल्कुल, सिंपल आरएस का एग्जाम और यूपीसी का एग्जाम इतना भी सेपरेटेड नहीं है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो यूपीसी का भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि लगभग आधा सिलेबस है वो मैच करता है, वहाँ का यहाँ काम आ सकता है, यहाँ का वहाँ काम आ सकता है। तो दोनों को सिंक रखें, क्योंकि आरएस की 3 साल में एक बार आती है, ताकि आप बाकी 2 साल में यूपीसी की भी दे पाएं। फिर बाद में अगली चीज आती है कि आरएस की इस चीज को भी समझें कि आरएस में अकेले रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है, आजकल चीजें बदल रही हैं। अगर मैं ही एग्जांपल दूं कि 2 टाइप के कैंडिडेट है, मान लो एक बंदा जो बहुत अच्छे से रटना जानता है, एक बंदा जो रटना भी जानता है और अप्लाइड चीजें भी जानता है। आप खुद बता दो कि यार इसमें वो बंदा आगे जाएगा जो रटना भी जानता है, अप्लाइड भी चीजें जानता है। तो इस तरह का टेम्परामेंट डेवलप करें। अब वो टेम्परामेंट डेवलप होता है आपको सही तरीके से, सही जगह से, या फिर आपकी तैयारी में वाकई में सीखने वाले तरीके से जब आप करते हो। आपने किसी को देखा कॉलेज लाइफ जीने के लिए किसी कोचिंग में चले गए, और फिर बाद में चलो ठीक है, या तो फैन बने घूम रहे हैं किसी के, तो फिर बाद में अल्टीमेटली यही है कि क्योंकि वो तो बहुत लाखों लोग कर रहे हैं,
बहुत अच्छे वाले कैंडिडेट होते हैं ना, जो एक टीचर उनको पहचान लेता है। एज ए टीचर मैं देखूँ तो नज़र में आ जाते हैं कि यार कि कौन सा वाला बंदा, यानी कि ये भी कई बार ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो हमसे भी कितना आगे है आज के टाइम में। ऐसे कैंडिडेट हैं और मैं पर्सनली जानता भी हूँ ऐसे कैंडिडेट्स को। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस टाइप की तैयारी करते हो तो उस एग्ज़ाम को जानें, और उस एग्ज़ाम को लेकर जो जनरल आइडिया चल रहा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत है उसकी। आप अपनी खुद की समझ बनाएं, सिलेबस को लेकर अपनी समझ बनाएं, और छोटे छोटे प्लान बनाएं कि आपको आज इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है, और फिर बाद में खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखें चीज़ों को कि यार कि एग्जांपल के लिए मान लो एग्रीकल्चर भी है तो एग्रीकल्चर में 5 सेगमेंट कौन से हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या, खुद से ही कई बार बहुत सारी चीज़ जब आप अपने दिमाग में माइंड में बना लेते हो ना, तो आपके लिए चीज़ों की तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। फिर बाद में आप वैल्यू एड करने के लिए डेटा जोड़ दो, उसमें 4 डेटा याद करके रखो। एग्रीकल्चर का सवाल है तो 4 डेटा यूज़ करने हैं, इसका सवाल है तो 5 डेटा यूज़ करने हैं, ये है। और प्री थोड़ा सा डाइसी हो गया है इस बार, आरएस का जो कट ऑफ गया था काफ़ी ज़्यादा गया था, लेकिन इससे कई बार क्या होता है नहीं, कुछ अच्छे कैंडिडेट जो मेंस में अच्छे होते हैं प्री में रह जाते हैं। ये थोड़ा सा होता है, आजकल देख रहे हैं इस बार यूपीएससी में भी ऐसा हुआ, लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट सीसेट में रह गए। तो देखो इतना रिस्क तो है ही, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो भाई इतना रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इससे पहले हमने बहुत फेलियर्स के इंटरव्यू भी लिए। उन्होंने बोला कि अगर आप यूपीएससी या आरएस किसी भी एग्जाम की ऐसे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपका बैकअप प्लान होना चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 15-20 हज़ार आपको पर मंथली दे। हो सकता है 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, उसमें कुछ फिक्स नहीं है। इसके साथ एकेडमिक्स को आपको बहुत अच्छे से बनाना, ताकि आप एमए करने के बाद नेट जेआरएफ कर सकते हो या फिर प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। तो आपको स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे कि सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करें या फिर एकेडमिक पे ध्यान दें? ये वही तो ना कि मतलब कि लोग एकदम से छोड़ के, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे थे अच्छी खासी एमएनसी में, अच्छी खासी जॉब छोड़ के 5 महीने आए, 5 महीने एग्जाम फोड़ के निकल गए। उन लोगों ने तो नहीं की। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें, वो भी तो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में रहते हुए एक चीज़ कर रहे हैं, तो भाई साहब आप भी एकेडमिक में रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? एकेडमिक में रहते हुए तो आप तो सिर्फ पढ़ना ही है, उनको तो काम करना है, वो तो भाई फिर भी नहीं पढ़ सकते। तो एकेडमिक को सेपरेट करके ना देखें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, उसका उल्टा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अलग करके ना देंगे, साथ में ये कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये चीज़ जरूर मान के चलनी चाहिए कि देखिए कि फेलियर इसका पार्ट है, लास्ट स्टेज पे जाके भी आप वापस आ सकते हो और वापस वहीं से शुरू करोगे जहाँ पर एक नया कैंडिडेट शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और एकेडमिक्स से तो आपको कभी भी मतलब कि अलग नहीं होना चाहिए चीज़ें, मतलब कि अगर और नहीं तो कम से कम आपका प्रोफाइल अच्छा बन रहा है। आप इंटरव्यू में बोलने के लिए आपको कम से कम आप उनको एक डायमेंशन दे रहे हो कि आपसे उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा कि किस पे सवाल पूछे जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो एकेडमिक्स को साथ में रखते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या कि बैकअप प्लान भी बनेगा। और बैकअप प्लान के लिए सीन ये है कि देखो, एक बार के लिए थोड़ी सी बेसिक तैयारी आप कर लो और फिर वापस अपनी एकेडमिक्स की तरफ चले जाओ। अगर आपको, जैसे आपने बीए कर ली तो 1 साल ठीक से तैयारी कर लो, फिर एमए में एनरोल हो जाओ, और फिर बाद में 1 साल में आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली और फिर बाद में उसको बस ब्रश अप करने की जरूरत होती है। तो एकेडमिक कोर और इनको मेरे हिसाब से अलग करके नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस स्टूडेंट्स लेके 15,000 स्टूडेंट्स आपसे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, और ये जानने की आपने कई बार मेंस लिखा है। तो इस वजह से ये वीडियो देखेंगे, उनको आप क्या बोलोगे कि अभी 3 महीने में कैसे एग्जाम क्रैक करें कि मेंस लिख के आप इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं? देखो, अभी 2 टाइप के कैंडिडेट हैं। एक तो वो कैंडिडेट जो मेंस की तैयारी पहले से कर चुके हैं, एक वो कि जिनका इत्तेफाक से, तुक्के से, या फिर पहले नहीं पढ़े होंगे मेंस और अब मेंस पढ़ेंगे। तो अब वो मेंस पढ़ेंगे तो फिर बाद में उनके लिए कई बार कुछ चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि जिनका पहले से तैयार है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो जिनका तैयार नहीं है उनको तो प्रैक्टिस प्लस इन दोनों की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए कि आप पहले तो अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। पेपर 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको आप ठीक से लगातार उसकी प्रैक्टिस में रहिए। फिर बाद में दूसरा सब्जेक्ट बचता है जो स्कोरिंग होता है, वो है दूसरा पेपर। उसमें क्या है कि ज्योग्राफी, साइंस और एथिक्स का यहाँ पर जो राजस्थान में है कि इतना अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उसको या तो आप खुद से बनाएं और उसकी डिमांड के हिसाब से बनाएं। फिर बाद में चीज़ों को आप जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आज आपसे नहीं लिखा जा रहा है, तो आज आपने दिन में क्या प्लान बनाया, आज दिन में आपने छोटा सा टारगेट बनाया कि मुझे 5 टॉपिक पढ़ने, और शाम में अपने आप को चेक करिए, जैसा भी आ रहा है लिखना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार 3 महीने लिख देंगे ना, तो फिर उस दिन एग्जाम में आपको लगेगा ही नहीं कि यार कि लिखने में जोर आ रहा है, वरना एग्जाम में हाथ आपका रुकने लगता है, आपका हाथ आपके पेन को वापस खींचने लगता है। किसी 10 नंबर का सवाल पूछा,
उसमें आपको इन्फॉर्मेशन 4 लाइनों जितनी आती है, बाकी 12 लाइन और लिखनी है। तो तब तक आप ऐसी जो आपको अनकंफर्ट करती हैं चीज़ें, उनको खुद ही फेस कर लें। तो प्रैक्टिस, चीज़ों को रिवाइज करना, कुछ फैक्ट के बेसिस पे यानी कि डेटा वगैरह ये चीज़ें भी याद रखना, हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ कोट करते जाएं। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में पार्लियामेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन कम है, ये एक इशू है, तो फिर वहाँ पर मैं कोष्टक में लिख सकता हूँ कि इतना % है, सिर्फ मुझे % शो करना है। तो इस टाइप के छोटे मोटे फैक्ट भी आपको पता हो, तो फिर उसकी वजह से आपकी आंसर कॉपी अच्छी लगेगी। और अब क्या है कि ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना टू द पॉइंट कंटेंट कंपाइल करके जो कंसाइज कंटेंट है उसी को बार बार रिवाइज करें। और जो अगर उससे बाहर आ रहा है तो अपने अंदर इतनी अप्रोच को डेवलप करें ताकि उनका आंसर लिख पाएँ। और लिखा जा सकता है, जैसे ऐसे क्या है, ऐसे में आप क्या ही कुछ कलेक्ट करके लेके जाओगे, क्या ही आपका आज तक का जो नॉलेज है बहुत जगहों से आप जोड़ तोड़ के उसको एक जगह कर रहे हैं। वैसे ही बाद में आपको वैसे सवालों से डील करना पड़ेगा जिनकी तैयारी नहीं है। और जिनकी तैयारी है उन्होंने तो कर रखी है, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें, रिवाइज। ओके, बस वही। सर इसके अलावा यूपीएससी की भी बात कर ले, 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास। सर यूपीएससी की तैयारी आपने कम से कम 3-4 साल बहुत अच्छे से तैयारी की, और यूपीएससी को बहुत करीब से, मतलब लास्ट स्टेज से थोड़े से चूक गए, 10-12 नंबर से चूक गए हो। तो सर यूपीएससी के लिए क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आप मतलब बाहर हुए हो? क्या लगता है आपको, इतने साल टाइम दिया था, आपको क्या लगता है? देखो, यूपीएससी में पहली गलती तो क्या कि मैंने कभी अपने सीसेट को सीरियस लिया ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, निकाल लेंगे यार, कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लेंगे। तो सीसेट हर बार अटक जाता था, तो वो बड़ा मेरे लिए भी, अरे यार मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ। दूसरी चीज़, फिर बाद में मेंस में क्या हुआ कि थोड़ा रिटर्न में मार्क्स कम रहे, तो उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने आंसर्स इतने नहीं लिखे। अगर लिखे होते तो शायद कुछ और होता रिजल्ट। तो मैंने कभी आंसर्स नहीं लिखे, तो वो गलती मैंने करी। तो आंसर्स लिखने चाहिए। हाँ, आज आपको कुछ नहीं आ रहा तब आप आंसर्स नहीं लिख सकते, लेकिन एक लेवल के बाद में जब चीज़ें आपको आनी लगती हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन की डिमांड जो कुछ है, यानी 100% 100 चीज़ें वो पॉइंट मांग रहा है आपसे, और आपके पास 50 पॉइंट है, तब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 0 है तब तो आप लिख ही नहीं सकते। तो जो ही आपके पास थोड़ा बहुत किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंटेंट आने लगता है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको चीज़ों का है, तो तब से आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। और अल्टीमेटली सिलेक्शन तो मेंस ही दिलवाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्री हर बार निकाल लिए लेकिन मेंस नहीं निकला। तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से ही चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि मैं मेंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा था, प्री के हिसाब से सीसेट के मामले में मैं अच्छा नहीं था, जिसको मैंने कभी सुधारा नहीं। तो मैं मेंस तक ज़्यादा बार नहीं पहुंच पाया। अगर मान लो कि मैं 4 बार मेंस तक पहुंचा होता, तो हो सकता है कि जो दो बार जो मेंस लिखे उनमें फाइनली जब मैं नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या पता बाकी 2 में होता। लेकिन होता कैसे, मैं प्री से मेंस में आता तब होता ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। अगर लास्ट में कुछ आपके अपने पर्सनल टिप्स, व्यक्तिगत राय स्टूडेंट्स को देना चाहे तो? नहीं, व्यक्तिगत राय तो क्या, इतनी देर राय ही दी है, लेकिन आप भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा। लेकिन आजकल आप भी मुझे लगता है कम ही दिखते हो यूट्यूब पे, ऐसा मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। वही कहाँ रहते हो? नहीं सर, यही है, अभी तैयारी हम भी जुटे हुए हैं, कुछ शुद्ध बेरोजगार है तो नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं। अच्छा, नहीं यार, ये भी अच्छा रोजगार है। चलिए, ठीक है सर, आपने इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हम लोग और हमारी पूरी जितने भी व्यूअर्स हैं उम्मीद करते हैं कि इस बार फाइनल सिलेक्शन और फाइनल के सिलेक्शन के बाद आफ्टर आपका पूरा इंटरव्यू सेशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू।